वेलकम बैक गाइस। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द पीवाईक्यूज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, अभी तक हमने पार्टिकल फिजिक्स को रिवाइज किया है एंड पार्टिकल फिजिक्स के पीवाईक्यूज किए हैं। अब एक बार न्यूक्लियर वाला पार्ट देख लेते हैं क्योंकि इसकी जो वेटेज है वो ज़्यादा है हमारे एग्जाम में। ये 50 मार्क्स का आएगा, हमारी पार्टिकल अराउंड 20 मार्क्स की आएगी, तो इसकी वेटेज ज़्यादा है तो इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ टिपिकल बीटा डिके, free neutrons decay to proton, electron and antineutrino with mean life of about 15 minutes। जो ये मीन लाइफ दे रखा है ये हमारे को एंटी न्यूट्रिनो का दे रखा है। ओके, इफ द मास डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज दिस, MeV पर सी स्क्वायर में दे रखा है। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड रिकॉइलिंग प्रोटॉन। मैक्सिमम एनर्जी देखो क्या होती है, अगर आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो ये कौन सी रिएक्शन है? बीटा डीके रिएक्शन है बेसिकली हमारे पास। बीटा डीके जहाँ पे न्यूट्रॉन डीके किस में कर रहा है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम एंड पॉइंट एनर्जी। ठीक है, एंड पॉइंट एनर्जी क्या होती है? बेसिकली मैक्सिमम एनर्जी विच इज अवेलेबल इन दिस रिएक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। So maximum energy simply will be equal to the Q value of the reaction. So Q value आपको simply calculate करनी है and Q value आपके पास क्या होती है? Mass of reactant and mass of जो आपके पास प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, अगर आपको इनका मास पता है। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स सी स्क्वायर। तो इस सी स्क्वायर को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एम एन माइनस एम पी इंटू सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.29 MeV पर सी स्क्वायर। सो 1.29 MeV पर सी स्क्वायर एंड ये जो सी स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई करोगे माइनस एम ई सी स्क्वायर, इट मीन्स रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वो कितनी होती है हमारे पास? 0.511 MeV। सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1.29 माइनस 0.51 इज इक्वल टू 0.78 MeV। ये आपके पास आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कब आएगी? जब आप अज्यूम करोगे कि एंटी न्यूट्रिनो इज एमिटेड विद नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। इट मींस इसकी जो एनर्जी है, इसने इस रिएक्शन में से जीरो एनर्जी ली है। ठीक है, तो इट मींस सारी एनर्जी कौन लेके चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात? अब हम मैक्सिमम एनर्जी निकालते हैं अपने इसकी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो कैन हैव, सो इसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी? जब हमारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होगी। बेसिकली जो सारी एनर्जी है हमारे पास वो कौन लेके चला जाएगा? एंटी न्यूट्रिनो। सो वो एनर्जी सिर्फ किसके इक्वल होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो विल बी सिंपली इक्वल टू द मास डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। उस केस में नेग्लिजिबल एनर्जी लेके जा रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आया? तो एंड इसका डिफरेंस हमें ऑलरेडी दे रखा है 1.29। So the maximum energy which our anti-neutrino can take is 1.29 MeV। ये आपके पास आंसर है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? प्लॉट द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो ऑन द सेम कैनवा। तो कर देते हैं एक बार इसको ड्रॉ। देखो देखो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का कर्व आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, एंड जो हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी का कर्व आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। वाई? क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो न्यूट्रिनो ये किसका है? लेट मी यूज डिफरेंट मार्कर। ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कर्व एंड ये आपके पास है एंटी न्यूट्रिनो का। तो अगर हम इस एक्सिस पे एनर्जी लें इधर, तो जो एंटी न्यूट्रिनो है हमारे पास उसकी मैक्सिमम एनर्जी ज़्यादा है 1.29 MeV
एंड जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी है वो कहाँ पर लाई करेगी, 0.78 MeV। समझ आया? ठीक है, सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ म्यूऑन टू सर्कम नेविगेट द अर्थ सरफेस। रेडियस है अर्थ सरफेस की, अर्थ की, गिवन दैट मास एंड लाइफ टाइम ऑफ म्यूऑन एट रेस्ट। मास दे रखा है म्यूऑन का रेस्ट, एंड उसका लाइफ टाइम दे रखा है रेस्ट उसका बेसिकली। ठीक है, सो हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी रिक्वायर्ड। तो बेसिकली हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कि जिस ऑर्बिट में हमारा म्यूऑन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, और वो एनर्जी कितनी होगी, सिंपली बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ठीक है, रेस्ट मास दे रखा है एंड टाइम दे रखा है, रेडियस दे रखी है अर्थ की। ऑल्सो कैलकुलेट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप इट इन ऑर्बिट। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अर्थ की। ये क्वेश्चन को आप अभी इग्नोर करो, ये एक पार्टिकल फिजिक्स का है, हमने पिछली वीडियो में इसे कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो मैं लिख लेता हूँ एक बार। रेडियस दे रखी है आपके पास 6.4 इंटू 10⁵ मीटर। म्यून का मास दे रखा है, रेस्ट मास 100 MeV पर c², एंड उसका लाइफ टाइम दे रखा है रेस्ट। ठीक है, तो यार इसमें एक अजम्पशन है कि जो म्यून है वो विद द स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ है 2πr। ठीक है, लेट्स से वो r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, 2πr इज इक्वल्स टू सिंपली योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय म्यून। तो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस विल बी सिंपली स्पीड टाइम्स टाइम। टाइम क्या होगा, रिलेटिव टाइम लेंगे हम, रिलेटिविस्टिक टाइम, तो गामा टाइम्स टाउ 0। सो बेसिकली इस फॉर्मूले की मदद से हम अपना गामा कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ से, गामा इज 2πr डिवाइड बाय, आपके पास कितना आएगा, 2πr डिवाइड बाय c टाइम्स टाउ 0। सो 2π की वैल्यू 3.14, रेडियस आपके पास अर्थ की है 6.4 इंटू 10⁵ 3.3 इंटू 10⁸ इंटू टाउ 0 कितना है आपके पास, 2 माइक्रोसेकेंड। सो 2 माइक्रोसेकेंड। तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व करते हो तो आपके पास गामा की वैल्यू आएगी 6706.7। ये आपके पास गामा की वैल्यू आती है। अब देखो यार किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की, ठीक है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, किस पार्टिकल को हम रिलेटिविस्टिक बोलते हैं, जिस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी उसकी रेस्ट मास एनर्जी से ज़्यादा हो, उस पार्टिकल को हम रिलेटिविस्टिक रिजीम में वो पार्टिकल आता है। ठीक है, सो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी रेस्ट मास एनर्जी। सो अगर मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूं म्यून की, अपने पार्टिकल की, तो इट विल बी सिंपली इक्वल टू टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, गामा m/c² माइनस उसकी रेस्ट मास एनर्जी। अब देखो यहाँ पर जो m/μ है वो होगा गामा टाइम्स उसका रेस्ट मास। इसको आप m/μ' से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, दोनों किसके इक्वल हो गए, गामा टाइम्स m/μ। तो सिंपली इक्वल टू आई कैन से गामा -1 m/μ, ये इसको लिख लो सिंपली यहाँ पे गामा, या फिर आप बोलो इसको मास ऑफ म्यून इंटू c²। ठीक है, तो आपके पास गामा की वैल्यू कितनी थी,
670, ये एम म्यू नहीं गलत लिखा है, सॉरी। यहाँ पर मास ऑफ म्यू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ मास ऑफ म्यू नहीं लेंगे। अगर रेस्ट मास लिख रहे हैं तो उसका मास ही आएगा, रेस्ट मास ही आएगा। एंड इस फॉर्मूले में जब टोटल एनर्जी भी लिखते हैं तो गामा को मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेस्ट मास एनर्जी से। वो फॉर्मूला दूसरे अगले फॉर्मूले में आएगा, ठीक है, सॉरी। सो 6706.7 माइनस 1 टाइम्स उसका रेस्ट मास दिया हुआ है 100 MeV पर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई म्यून की MeVs में। कितनी आएगी MeV में? अराउंड 670। 100 को जस्ट मल्टीप्लाई करना है तो 670.67 MeV, ठीक है। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यून। अब हमें निकालनी है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपली हम अर्थ की बी किस फॉर्मूले में आएगा देखो। बी के लिए आप क्या करो, जो लोरेंस फोर्स होती है QVB, ठीक है। जब V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, सो लोरेंस फोर्स किसके इक्वल होती है? QV क्रॉस B। तो VB sin 90 तो बना जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल होनी चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के। सो MV स्क्वायर डिवाइड बाय R, ठीक है। एंड यहां पर हम यूज करते हैं रिलेटिविस्टिक मास इस फॉर्मूले में, रिलेटिविस्टिक मास। सो यहां से B कितना आएगा आपके पास? एक V कैंसिल हो जाएगा, तो MV डिवाइड बाय QR। सो this relativistic mass is gamma times the rest mass of muon into V divided by QR. So gamma की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6706.7 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 100 MeV पर सी स्क्वायर। एंड वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? V सिंपली इक्वल टू बीटा टाइम्स सी, ठीक है। एंड आप बीटा कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आपके पास गामा है तो बीटा कैसे कैलकुलेट करोगे? गामा का क्या रिलेशन होता है बीटा के साथ? √1/1 माइनस बीटा स्क्वायर। सो इस फॉर्मूले की मदद से आप बीटा निकालोगे। उस बीटा को आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, बीटा टाइम्स सी, ठीक है, डिवाइड बाय चार्ज कितना होता है म्यून के ऊपर? जो इलेक्ट्रॉन एंड म्यून होते हैं इनके दोनों का चार्ज क्या होता है? सेम होता है। चार्ज सेम होता है, जस्ट इनका मास डिफरेंट होता है। So charge same means 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। एंड R आप यूज करोगे रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10 raised to power 5। यहाँ पर जो R दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, बट ये रेडियस किसका होना चाहिए? ऑर्बिट का होना चाहिए, जिस ऑर्बिट में हमारा म्यून सर्कम नेविगेट कर रहा है अर्थ को। सो बेसिकली हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसलिए हम रेडियस ऑफ अर्थ ही यूज करेंगे, ठीक है। सो जब आप ये बीटा कैलकुलेट कर लोगे एंड यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी अर्थ की? 3.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 टेस्ला, या फिर 3.5 मिली टेस्ला, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मोमेंटम ऑफ 300 MeV पर सी are elastically scattered through an angle of 15 degree by Fe56 nucleus. By what fraction of mode scattering cross section या mode cross section would be reduced if charge distribution on the nucleus is assumed to be that of a uniform hard sphere? Born approximation is assumed to be valid. So अगर आप याद करोगे ट्यूटोरियल में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है। अगर आपके पास मोड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, अगर उसको आप एक्सपेरिमेंटल जो क्रॉस सेक्शन होता है उससे कंपेयर करते हो तो एक फैक्टर FQ, इसका मोड स्क्वायर, इससे हमारा मोड क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो हमें वो निकालना है। बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? FQ मोड स्क्वायर। और मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा बताऊं तो जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है
कौन सा मोड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, वो होता है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ रदरफोर्ड इनटू एफ ऑफ क्यू। एफ ऑफ क्यू होता है हमारे पास फॉर्म फैक्टर, ठीक है, ये मोड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटल क्रॉस सेक्शन निकालते हो, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा ऑफ एक्सपेरिमेंटल, तो वो मोड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से रिड्यूस हो जाता है। कितना रिड्यूस हो जाता है? बाय दिस फैक्टर एफ क्यू मोड स्क्वायर। एंड मैंने आपको इसका एक्सप्रेशन बताया था, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन याद रखो, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता है। एफ क्यू, सो एफ एज अ फंक्शन ऑफ क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 3 क्यू आर क्यूब कोस साइन क्यू आर माइनस क्यू आर एंड देन कोस क्यू आर। सो बेसिकली हमें दो पैरामीटर्स चाहिए, क्यू एंड आर, टू कैलकुलेट दिस फैक्टर बाय विच मोड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस्ड। तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि हम इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है। इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम मींस क्यू, तो इसका क्या रिलेशन होता है? सो चेंज इन मोमेंटम ट्रांसफर इज सिंपली 2k sin थीटा बाय 2। इस फॉर्मूले को भी याद रखो, ये इलास्टिक स्कैटरिंग में व्यूज आता है, जहां पर क्या होता है हमारे पास, क्यू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बिटवीन इनिशियल इनकमिंग वेव एंड योर स्कैटर्ड वेव, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्यू बोलते हैं। एंड हमारे पास के क्या होता है? वेव वेक्टर। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है मोमेंटम और वेव वेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? हमें पता है कि p मोमेंटम इज h क्रॉस k, तो यहाँ पे आप k की जगह क्या रखोगे? 2p अपॉन h क्रॉस, एंड c से आप मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा बाय 2। तो q तो आपका यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स, c से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू पता होती है hc की, ठीक है। तो pc की वैल्यू कितनी आएगी? देखो p की आपके पास वैल्यू है 300 MeV बाय c एंड मल्टीप्लाई बाय c, तो c कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय hc की वैल्यू मैंने कितनी बताई आपको? MEVs में होती है, तो 197 अप्रोक्सीमेट इतनी होती है, 197.32 MeV मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा हमारे पास गिवन है 15 डिग्री, सो 15/2, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, तो ये क्यू MEV कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी क्यू की 0.39 फेम्टोमीटर इनवर्स, ठीक है। अब आर कैलकुलेट करते हैं। तो देखो आर आपके पास क्या होता है, सिंपली आप ये फॉर्मूला लगाओगे, आर इज आर नोट 1/3। आर नोट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1.2 फेम्टोमीटर। आयरन का न्यूक्लियस है तो 56, ये वैल्यू इज 56। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी आएगी? 4.6 फर्मी, 4.6 फर्मी। उसके बाद क्या करना है आपको? इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में क्या चाहिए? क्यू आर चाहिए बेसिकली, तो हम यहीं पे इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्यू आर। तो 0.39 इंटू 4.6 फेम्टोमीटर इनवर्स, फेम्टोमीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू आएगी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1.79, ठीक है। अब इस वैल्यू में हम पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। सो एफ एज अ फंक्शन ऑफ क्यू कितना आएगा आपके पास? 3/1.79 क्यूब साइन ऑफ 1.79 माइनस 1.79 इंटू कोस ऑफ 1.79। अगेन कैलकुलेटर का यूज करोगे तो आपके पास एफ ऑफ क्यू की वैल्यू आएगी 0.91। इस क्वांटिटी का आपको स्क्वायर लिखना है, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो 0.91 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 0.83।
दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हैविंग अ न्यूक्लियर स्टेट। सो न्यूक्लियस के आपको इनिशियल स्टेट गिवन है, अंडरगोज बीटा डिके बाय फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन, एस्टिमेट द पॉसिबल स्पिन पैरिटी ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस। देखो यहाँ पर ना आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज बेसिकली ये क्वेश्चन आपके पास है, जितने भी आपके पास गामा डीके होते हैं उसके सिलेक्शन रूल के ऊपर, बेसिकली सिलेक्शन रूल। सो टाइप 1 ऑफ क्वेश्चन आपके पास है कि आपको न्यूक्लियस की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट दे रखी होगी, आपको मोड ऑफ डीके बताना होगा कि कौन सा डीके मोड है। एंड सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, जो आपको यहाँ पर गिवन है कि आपको डीके मोड गिवन है, मोड ऑफ डीके गिवन है, उसके साथ आपको इनिशियल स्पिन एंड पैरिटी गिवन है, आपको फाइनल स्पिन एंड पैरिटी बतानी है, IF। इनिशियल आपको गिवन है न्यूक्लियर स्टेट। तो कैसे करते हैं, देखो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। आपके पास गामा डीके के अंदर 4 तरह के ट्रांजिशन होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज फर्मी ट्रांजिशन, सेकंड इज नोन एज गैमो टेलर, देन आपके पास आता है फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन। मीन्स कुछ ट्रांजिशन ऐसे होते हैं जो अलाउड ही नहीं है, जैसे कि फर्स्ट फॉरबिडन, एंड उसके बाद आपके पास आता है सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन। मेनली आपको यही 4 ट्रांजिशन याद रखने हैं। सो इसकी कंडीशन क्या होती है फर्मी ट्रांजिशन की, कि आपके पास जो डेल्टा आई की वैल्यू होती है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, डेल्टा आई 0 होना चाहिए विद नो चेंज इन पैरिटी, नो चेंज इन पैरिटी। क्या मतलब है इसका, कि आपके पास जो इनिशियल न्यूक्लियर स्पिन है उसकी जो भी पैरिटी होगी, चाहे प्लस हो या माइनस, आपके पास जो फाइनल न्यूक्लियर स्पिन होगी उसकी भी पैरिटी सेम होनी चाहिए। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। गैमो टेलर में आपके पास क्या होता है, डेल्टा आई की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या प्लस माइनस 1 हो सकती है, विद अगेन नो चेंज इन पैरिटी। तो बेसिकली आपको दो चीज चेक करनी है, एक तो डेल्टा आई की वैल्यू एंड एक चेंज इन पैरिटी। बेसिकली डेल्टा आई किसके इक्वल होगा, सिंपली इक्वल टू आई माइनस IF, इसका मोड। फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन में क्या होगा, आपके पास डेल्टा आई की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या फिर आपके पास 2 होगी। ठीक है, विथ चेंज इन पैरिटी, इसमें आपकी पैरिटी चेंज हो जाएगी, चेंज इन पैरिटी। इट मीन्स अगर आप इनिशियल पैरिटी आपके पास 0 होगी, सॉरी पॉजिटिव होगी, तो फाइनल पैरिटी माइनस होगी, एंड इनिशियल पैरिटी माइनस होगी तो फाइनल पैरिटी पॉजिटिव होगी। ठीक है, सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन की कंडीशन क्या होती है कि डेल्टा आई इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड आपके पास 5 होता है। यहाँ पे चेक कर लेना, 5 होता है नहीं, आई एम नॉट श्योर। और यहाँ पे क्या कंडीशन होती है पैरिटी की, नो चेंज इन पैरिटी, नो चेंज इन पैरिटी। सो ये आपको सिलेक्शन रूल याद रखने हैं गामा डीके के लिए। ठीक है, सो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है इनिशियल आपको आई दे रखा है 5/2 प्लस, एंड हमें पता है बीटा डीके है फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन। इसका मतलब डेल्टा आई की वैल्यू कितनी होगी, 0, 1, 2। इट मीन्स डेल्टा आई इज इक्वल टू आई माइनस IF, किसके इक्वल होगी, 0, 1, 2। आई हमें दे रखा है 5/2, 5/2 है, 3/2 है, 5/2, यस, माइनस IF
0 1 2। तो यहाँ से पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एफ कितनी आएगी आपके पास? एक हो सकती है आपके पास 5/2, दूसरी आपके पास हो सकती है 3/2 एंड थर्ड आपके पास हो सकती है 1/2। ठीक है, बेसिकली मैंने एक एक को लिया एंड दूसरी साइड माइनस कर दिया। विद फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास पैरिटी चेंज हो जाती है। तो अगर आपके पास इनिशियल पैरिटी प्लस थी तो आपके पास फाइनल पैरिटी माइनस होगी। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फाइनल, हमारे पास जो स्पिन होगी, स्पिन एंड पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस, फाइनल स्टेट ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। तो ये तीनों आपके पास इसके आंसर होंगे। ठीक है, सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। Beryllium-47 undergoes radioactive decay to lithium-37 to attain stability. What are the possible modes of decay? Justify quantitatively which of the following mode is energetically possible. So there are basically two ways in which beryllium-47 goes into lithium-37। ठीक है, फर्स्ट मोड आपके पास आता है बीटा प्लस डिके, बीटा प्लस डिके। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके पास एक पॉजिट्रॉन एमिट होता है। सो आपके पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों कंजर्व है, प्लस आपके पास क्या रिलीज होगा, एक न्यूट्रिनो। सो दिस इज फर्स्ट पॉसिबल वे, हमारा बेरिलियम लिथियम में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा हमारे पास जो मोड ऑफ डिके होता है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सो Beryllium-47 अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले, सो इट विल गोज इनटू lithium-37। ठीक है, प्लस आपके पास क्या होता है, इसमें भी न्यूट्रिनो एमिट होता है। सो बेसिकली ये दो आपके पास पॉसिबल मोड हैं इसके डिके करने के। अब आपको इनमें से कौन सा एनर्जेटिकली फेवरेबल होगा वो कैसे आप चेक करोगे, सॉरी, इनकी क्यू वैल्यू आप निकालोगे इस रिएक्शन की। ठीक है, क्यू वैल्यू निकालोगे इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन की भी क्यू वैल्यू निकालोगे। इनके मासेस आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में या क्वेश्चन पेपर के एंड में गिवन होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जब आप इसकी क्यू वैल्यू निकालोगे एंड इसकी क्यू वैल्यू निकालोगे तो दोनों को आपको कंपेयर करना है। सो दोनों में से जो भी क्यू वैल्यू कम होगी वो रिएक्शन क्या होगी, एनर्जेटिकली फेवरेबल होगी। ठीक है, क्यू वैल्यू बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो क्यू वैल्यू लिख देता हूँ। सो बेसिकली अगर आपके पास क्यू वैल्यू, देखो अभी मुझे नहीं पता इन दोनों की कितनी आएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर क्यू वैल्यू एक रिएक्शन की पॉजिटिव आती है तो इट मीन्स वो जो न्यूक्लियस है वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई। सो इट विल डिके, अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो डिके करेगा। सो इट मीन्स इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप वो डिके करेगा टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर आपके पास क्यू वैल्यू नेगेटिव आती है तो क्यू वैल्यू नेगेटिव मीन्स इट इज अ स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियाई। अगर वो स्टेबल है तो वो उसे डिके करने की जरूरत नहीं है, तो इट मीन्स इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज इस क्वेश्चन में, हो सकता है एक की क्यू वैल्यू पॉजिटिव आए, एक की क्यू वैल्यू नेगेटिव आए। तो कौन सी रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवरेबल होगी, जिसकी क्यू वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप हो जाएगी। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव आती है तो मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी रिएक्शन को हैपन करने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑक्सीजन 817 एंड आर्सेनिक 3375। सो कैसे करते हैं, देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके ट्यूटोरियल शीट में भी है, एक बार यहाँ पर फिर से कर लेते हैं। सो फर्स्ट हम लेते हैं ऑक्सीजन 717, इसमें Z कितना है 7,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 10। सो जो इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं दे डोंट कंट्रीब्यूट टू स्पिन एंड पैरिटी। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें निकालना क्या है, अप्रोच क्या यूज करेंगे हम जे प्लस, हम जे चेक करेंगे कि हमारा जे एल प्लस 1/2 आता है या जे इज टू एल माइनस 1/2 आता है। बेस्ड अपॉन दीज टू वैल्यूज ऑफ जे हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, इसके लिए भी एंड इसके लिए भी। सो हमारी फर्स्ट थिंग क्या है, हम इसको फिल कर लेते हैं अपनी शेल्स में। सो 1s 1/2, 1p 3/2, 1p 1/2। सो 2 यहाँ पर आएंगे, 4 यहाँ पर आएंगे, 6 एम प्लस 1। सो इसके लिए आपके पास j की वैल्यू कितनी आई 1/2, l की वैल्यू कितनी आई, p के लिए l कितना होता है 1 होता है। सो j इज l माइनस 1/2, l में आप माइनस 1/2 करोगे देन ओनली विल गेट j। सो फॉर j इज इक्वल्स टू l माइनस 1/2 आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है GL j माइनस 1/2 प्लस 1/2 GS, ठीक है, प्लस 1/2 GS टाइम्स द बोहर मैग्नेट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो हमने किसके लिए फिल किया है, जो फिल किया है हमने न्यूक्लियर शेल्स को, वो किसके लिए किया है, प्रोटॉन्स के लिए। एंड यू शुड नो 4 प्रोटॉन्स, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। GL की वैल्यू कितनी होती है, GL की वैल्यू 0 होती है एंड GS की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, अरे यार मैं क्वेश्चन ही गलत कर रहा हूँ, ये सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे 7 लिख के शुरुआत की थी लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है 8, ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन आएगा, मैं अभी कर देता हूँ इसको। यहाँ पर आप लिखोगे 8, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास Z8 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन आपके पास कितने हो जाएंगे, सॉरी 7। तो इसका अपोजिट होगा क्या, प्रोटॉन्स विल नॉट कंट्रीब्यूट, योर न्यूट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन न्यूक्लियर शेल्स। कैसे फिल करेंगे, ऐसे। उस केस में भी j की वैल्यू 1/2 आएगी एंड l की वैल्यू 1 आएगी। ऑल्सो फॉर j इज इक्वल्स टू l माइनस 1/2, वैल्यू किसकी चेंज होगी, सिर्फ gl की एंड gs की। कैसे चेंज होगी, तो हमने न्यूट्रॉन्स को फिल किया है, ठीक है। सो फॉर न्यूट्रॉन्स हमारे पास जो gl की वैल्यू होती है वो 0 होती है एंड gs की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 3.8262। दिस इज फॉर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के लिए क्या होती है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए विद फॉर्मूला आपको, ठीक है। GL की वैल्यू आपके पास 1 होती है फॉर प्रोटॉन एंड GS की वैल्यू -5.5826 ऐसे होती है, ठीक है। ओके तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, GL 0 है हमारे पास, तो इट इज सिंपली इक्वल टू माइनस, ये भी माइनस होती है वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है आपके पास माइनस होती है, ये वैल्यू प्लस होती है, सॉरी कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। सो 1/2 माइनस GS की वैल्यू रखो 3.8262 मल्टीप्लाई बाय जो बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, वो होता है 9.274 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, वो किसके इक्वल आएगी, -17.74 जूल पर टेस्ला, ठीक है। ये आपके पास आंसर है। एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करा देता हूँ इसके लिए, आर्सेनिक 3375। सो फॉर आर्सेनिक 3375 हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 33 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 242। सो 42 इवन नंबर है तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सो हम प्रोटॉन्स को फिर स्टार्ट करते हैं, तो 1s 1/2, 1p 3/2,
1p 1/2, देन आपके पास आएगा 1d 5/2, देन आपके पास आता है 2s 1/2, 1d 3/2, एंड फिर उसके बाद आता है आपके पास 1f 7/2। तो यहाँ तक फिल करके देख लेते हैं, एक यहाँ पर लिख देते हैं 2p 3/2। तो कितने कितने फिल करोगे, यहाँ पर 2 4 एंड 2 6 2 4 8 4। सो यहाँ तक 20 होते हैं, 28 एंड 4 इज 32, एंड एक और हमें फिल करना है, तो उसको हम फिल करेंगे 2p 3/2 के बाद आएगा आपके पास 1f 5/2, 1f 5/2, एंड यहाँ पर आपके पास आएगा 1। ठीक है, यहाँ तक आपके पास 32 हो गए थे, तो लास्ट 33 यहाँ पर आएगा। तो आपके पास जो j की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 5/2, एंड l की वैल्यू कितनी है आपके पास, f के लिए कितनी होती है आपके पास, 3 होती है, s के लिए 0, p1 d2 f3। ठीक है, सो देखो j इज टू l, अगेन क्या होगा, l प्लस 1/2, तो इसमें प्लस 1/2 करोगे जब आपके पास j आएगा। सो हमारे पास फॉर j इज टू l प्लस 1/2, आपके पास जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, वो क्या होता है, gl टाइम्स j प्लस 3/2 डिवाइड बाय j प्लस 1 माइनस gs अपॉन 2 टाइम्स j प्लस 1, एंड आपके पास बाहर क्या होता है, j टाइम्स बोहर मैग्नेट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अब हमें फिल किसको किया है, हमने प्रोटॉन्स को फिल किया, तो gl एंड gs की वैल्यू हम प्रोटॉन्स की यूज करेंगे। प्रोटॉन के केस में इसकी वैल्यू 1 होती है, j इज 5/2 प्लस 3/2, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 4। ये j को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आपके पास आएगी 2, एंड नीचे आपके पास आएगा j प्लस 1, तो 5/2 प्लस 1 इज 7, एंड ये 2 ऊपर आ गया, माइनस gs की वैल्यू कितनी होती है, 5.5857 डिवाइड बाय 2 इंटू 7। ठीक है, 2 अगेन ये कितना आएगा, 7/2, तो अगेन 2 ऊपर चला जाएगा, एंड आपके पास j की वैल्यू आपको यहाँ पुट करोगे आप 5/2 मल्टीप्लाई बाय 9.27 इंटू 10⁻⁻²4। सो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, 8 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। रिमेंबर आपको यूनिट लिख के आनी है, ठीक है, यूनिट्स को नहीं भूलना है, वरना आपके मार्क्स यहाँ पर भी डिडक्ट कर लेंगे टीचर। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सो जल्दी से एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, छोटा सा गामा डीके के ऊपर। सो मैं पूरी क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बेसिकली आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में पढ़ के दिया क्या हुआ है। कंसिडर द बीटा माइनस डीके फ्रॉम निकल Ni निकल 28 65, तो बीटा माइनस है। ठीक है, इसका बीटा माइनस कैसे लिखोगे आप, तो बीटा माइनस में आपका इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, प्लस आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 29, एंड 29 किसका होता है हमारे पास, कॉपर का होता है। सो 29 कॉपर 65, सो ये इसका बीटा माइनस डीके हुआ। ठीक है, आपको क्या गिवन है, इसका टी हाफ लाइफ गिवन है निकल का, तो टी हाफ इज गिवन 25 डेज, एंड इट डिकेज टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो निकल का जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो कॉपर है, ठीक है, ऑफ इट्स डॉटर न्यूक्लियस एट 657 केल्विन। क्लासीफाई द बीटा डीके ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डीके। आपको बताना है कि फर्मी है आपके पास, फर्मी डीके हुआ है, एक गैमो टेलर डीके हुआ है, या फिर आपके पास बोथ हुआ है। एक बोथ का भी केस होता है, कहाँ पर होता है, देखो फर्मी डीके के लिए डेल्टा आई की वैल्यू कितनी होती है, 0, लेकिन गैमो टेलर में भी डेल्टा आई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और एक +-1 होती है। सो ये वाला पॉइंट कोइंसाइड करता है, मैच करता है दोनों में, तो उस केस में हमारे पास दोनों ट्रांजिशन में से कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली आप क्या करोगे, निकल को लिखोगे
28 65, इसके अंदर प्रोटॉन्स लिखोगे 28, न्यूट्रॉन्स आप इसके चेक करोगे तो कितने आएंगे 65 माइनस 28 इज 37, ठीक है। सो आप इनको फिल करोगे, आपके पास जे की वैल्यू आएगी, ठीक है, आपके पास जे की वैल्यू आ जाएगी एंड पैरिटी आ जाएगी। जो भी लास्ट शेल होगी उसकी जे एंड पैरिटी आप लिख लोगे। तो मैं बता देता हूँ, इस न्यूक्लियस की आपके पास स्पिन एंड पैरिटी आएगी 5/2 माइनस। सो फॉर कॉपर 29 65 आपके पास प्रोटॉन्स है 29 एंड न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 36। सो अगेन 36 इज ऑड नंबर, इसको आप फिल करोगे, जो लास्ट शेल होगी उससे आपको फाइनल न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी मिल जाएगी, जो 3/2 माइनस। सो जब आप डेल्टा आई कैलकुलेट करोगे इस केस में तो कितना आएगा आपके पास, डेल्टा आई आपके पास आएगा मोड आई माइनस आई एफ, तो इट इज 5/2 माइनस 3/2, तो आपके पास +1 आएगी। तो +1 किस में होती है, गैमो टेलर में। सो दिस डीके इज गैमो टेलर, ये आपके पास इसका आंसर होगा, ठीक है। सो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।